सफलता की एक खासियत है कि मेहनत करने वालों पे अपनी वो जान लुटा देती है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं उसमें 28 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, करेंट अफेयर्स कोई भी इम्पोर्टेंट होगा ही, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स की जो पूछने की पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए करेंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपका स्टैटिक जीके भी क्लियर होगा, साथ साथ में आपको करेंट अफेयर्स कभी नहीं छूटेगा। इसलिए डेली करेंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 यानी ब्रांड यानी जो बहुमूल्य कंपनियां होती हैं ना, उसकी रिपोर्ट जारी होती है। तो ये क्या है? ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए इसके आंसर होगा एप्पल। कौन बन गई है दोस्तों? एप्पल। और सेकेंड नंबर पर अमेजन है और थर्ड नंबर पर गूगल है। तो एक ही याद रखना है, जो एप्पल और अमेजन अभी बहुत चर्चा में रहती है हमेशा, तो सेकेंड नंबर पर है। भारतीय कंपनी टाटा समूह टॉप 100 में शामिल किया गया है। ठीक है, एकमात्र भारतीय कंपनी है जो टाटा समूह जो टॉप 100 में शामिल होकर 78वां स्थान प्राप्त किया है। कौन? 78 रैंकिंग उसको प्राप्त हुआ है। देखिए, एप्पल कंपनी अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 1976 में इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसकी सीईओ कौन है? टिम कुक यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन है? टिम कुक। अध्यक्ष कौन है? आर्थर डी लेविंसन। कौन है? आर्थर डी लेविंसन। देखिए, अभी कल ही भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी हुआ था, उसमें भारत का स्थान कितना था? 85। 86 स्थान से पीछे आकर 85 पे हो गया है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क था। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क था। इसका मुख्यालय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जर्मनी के बर्लिन में है। ठीक है, कहाँ है? जर्मनी के बर्लिन में। और सबसे नीचे दोस्तों दक्षिणी सूडान है। हाल ही में पंजाब एवं महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी का विलय किस बैंक में किया गया? यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक का विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया गया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, इसमें वित्तीय गड़बड़ी के कारण इसको भंग कर दिया गया। कहने का मतलब कि अब देखिए, कोई भी बैंक है ग्रामीण स्तर पर, छोटे स्तर पर, तो वो उसमें क्या होना चाहिए? एक तो जमा करने का सुविधा होना चाहिए और निकासी का सुविधा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सुविधाओं का प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो कुछ प्रकार की गड़बड़ी होती है ना, तो आरबीआई उस बैंक को क्या कर देती है? आरबीआई उस बैंक को समाप्त करके हटाकर अन्य बैंक में विलय कर देती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन यानी वित्तीय बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि वित्तीय समावेशन यानी वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी योजना जन धन योजना है। ठीक है, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जन धन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था। ठीक है, यानी जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे जिस साल, उसी साल 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत हुआ था। इसमें क्या था कि जीरो बैंक यानी जीरो बैलेंस पे खाता खुल रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये देखिए दोनों इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी ना, तभी ये सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहली बार भी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, दूसरका बार में भी इंदिरा गांधी थी। अप्रैल 1980 में, ये 18 अप्रैल 1980 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कहीं कहीं आपको 6 अप्रैल भी देगा। ठीक है, 6 अप्रैल, ऐसे 6 अप्रैल ही शायद होगा, 6 अप्रैल
नहीं दोस्तों, 6 अप्रैल, अप्रैल 1980 याद रखिएगा। 1980 में ही देता है कि राष्ट्रीय 6 बैंकों का कब किया गया था, तो 1980 में, ठीक है। उसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछे दोस्तों, तो जनवरी 1949 में, ठीक है। पहली बार कोई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो यही बैंक था आरबीआई, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है। उसके बाद सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होते चला गया। देखिए इंपीरियल बैंक का विलय 3 बैंकों से हुआ था। एक तो है बैंक ऑफ मद्रास, मुंबई एवं कोलकाता। हमारे पहले 3 प्रांत थे प्रमुख, मतलब जब अंग्रेजी शासन था उस समय, यानी तीनों प्रांत के बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया। कब? 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 में। उसके बाद यही इंपीरियल बैंक 1955 में राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया, ठीक है। इसका देखिए एक समिति पूछता है कि कौन सा समिति है, तो गोरेवाला समिति, सबका समिति पूछता है, ठीक है। जैसे कि एक लक्ष्मीकांत झा समिति और हजारी समिति। देखिए हजारी समिति, इसके द्वारा लक्ष्मीकांत 14 बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, इसका क्या है, 1955 में राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। यानी राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसका नाम कौन पड़ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इसका अध्यक्ष कौन है अभी, दिनेश कुमार खारा है, याद रखिएगा। रजनीश कुमार जब हटे तो दिनेश कुमार खारा बने, दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। यानी देखिए क्या हुआ था कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो मध्य एशिया के 6 देश है दोस्तों, ये आने वाले थे, ठीक है, ये भारत आने वाले थे। लेकिन क्या हुआ कि कोविड-19 यानी ओमिक्रॉन जो अभी नया वेरिएंट आया है दोस्तों कोविड-19 का, इसके कारण इन लोगों नहीं आ पाए, ठीक है। तो नहीं आने के कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आभासी सम्मेलन किया गया इन लोगों के साथ, ठीक है। थर्ड संबंधों की वर्षगांठ है, यानी इनका तीसरा संबंध का वर्षगांठ है, ठीक है। देखिए मध्य एशिया में हमारा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान आता है। और देखिए एक अफगानिस्तान भी है, ठीक है। अफगानिस्तान जैसे हमारा ये तो दक्षिण एशिया का था, लेकिन कुछ हिस्सा इसका क्या पड़ता है, पड़ जाता है मध्य एशिया में। लेकिन यही 5 हमारा, हमने बताया था पहले 6, तो देखिए 5 याद रखिएगा, लेकिन 6 है वहाँ पे, ठीक है। तो मध्य एशिया में जितने तान है ना, ठीक है, यानी पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी ये सब मुस्लिम कंट्री है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो देखिए दोस्तों सबका राष्ट्रपति पूछता है, तो देखिए इसका है कजाकिस्तान का कायजमत जोमात तोकायेव, ठीक है, काजियम जोमार्त टोकायो। और उज्बेकिस्तान का सकावत मिर्जियाओ, ये देखिए ये तो याद रखना पड़ेगा कि सकावत मिर्जियाओ कहाँ के है, तो उज्बेकिस्तान का, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान का तजी बड्डी मुहाम में देव, ठीक है। उसके बाद तजाकिस्तान का इमोमोला रहमान। किर्गिस्तान का सदर जापारो। देखिए किर्गिस्तान जब खंजर आया था ना, खंजर और दस्तलीक, तो उस समय से ही हम साकित मिर्जारो और किर्गिस्तान जो खंजर युद्ध अभ्यास है, तो उस समय ये सदर जापारो क्या हुए थे, फेमस हुए थे, ठीक है। अब देखिए इस पर फोकस क्या किया गया था, जब इसकी सम्मेलन हुआ है तो इसका फोकस क्या किया गया था, अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान हमला हुआ है ना दोस्तों, उसमें जो अफगानिस्तान में अशांति है ना, उस पे इस पर किस प्रकार वहाँ पे स्थिरता लाया जाए, उस पर फोकस किया गया है, ठीक है। यानी मध्य एशियाई जो देश है 5, उनके लिए अफगानिस्तान की अशांति है जो उसमें स्थिरता लाने के लिए वार्तालाप हुआ है, ठीक है, मुख्य फोकस उसी पर हुआ है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सी है, इसी में जो देश है ना वह कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान। वही देश पूछता है दोस्तों कि विश्व का 2 बार स्थलरूप देश कौन सा है, तो उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो देखिए उज्बेकिस्तान तो हमारा पहले एक है स्थलरूप, और फिर इससे जितना देश है ना वो भी स्थलरूप है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान 2 तरह
16 से। लेकिन वहीं विश्व का सबसे बड़ा पूछे तो कजाकिस्तान। देखिए यही कजाकिस्तान के नए राजधानी बना था नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान। यहाँ के नए प्रधानमंत्री इस्माइलो बने हैं। क्या हुआ कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कजाकिस्तान में क्या हुआ था कि तेल की महंगाई बढ़ गई, ठीक है। तो तेल महंगा होने के कारण यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो इस्तीफा दे दिए। तो इस्तीफा देने के बाद वहाँ पे आपातकाल लग गया। तो आपातकाल के बाद अभी नए प्रधानमंत्री इस्माइलो बने हैं, ठीक है। और कजाकिस्तान में ही दोस्तों यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। जैसे कि हम लोग तांबा का सबसे बड़ा भंडार चिली पढ़ते हैं, उसी तरह यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? कजाकिस्तान में। देखिए ताशकंद समझौता, देखिए उज्बेकिस्तान का जो हमारा उज्बेकिस्तान का हमारा जो मिर्जा अभी हमने पढ़ा था उज्बेकिस्तान का राष्ट्रपति कौन थे? ये शाकत मिर्जियोयेव थे, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके ही देश में क्या हुआ था कि ताशकंद समझौता हुआ था। कब? लाल बहादुर शास्त्री जी, कल हम पढ़े थे कि 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री जी की इसी सम्मेलन में वहाँ मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनको मरणोपरांत पढ़े थे भारत रत्न में, ठीक है। तो याद रखिएगा ताशकंद का है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान दस्तकिल भारत एवं उज्बेकिस्तान के युद्धाभ्यास है, ठीक है। दस्तलिक का कहाँ हुआ था? रानी खेत में, ठीक है। और खंजर भारत किर्गिस्तान काजिंद भारत और कजाकिस्तान। उसके बाद चर्चा में रहा पश्चिमी लहर XPL 2000 यानी 2022 क्या है दोस्तों? तो ये है नौसैनिक समुद्री अभ्यास है। याद रखिएगा पश्चिमी लहर क्या है? देखिए यह पश्चिमी घाट जो है ना हमारे, इस पे आयोजित किया गया है, ठीक है। यानी हमारा जो इंडिया का मैप है तो ये पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया। ये हमारा पश्चिमी घाट है तो इस पर इसका आयोजन किया है, ठीक है। चलिए आगे, पश्चिमी घाट पर आयोजित की गई है, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवाई क्या है? BSF घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवाई कहाँ चला था? राजस्थान के बॉर्डर पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमने पढ़ा था कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है किसको? नौसैनिक समुद्री अभ्यास को पश्चिमी घाट पर। उसके बाद देखिए अल नगा अभ्यास किसका है? तो भारत और ओमान का, ठीक है। संप्रीति युद्धाभ्यास किसका है? तो भारत और बांग्लादेश का। देखिए शांति अग्रसेन जो हुआ था, जो 50 साल स्थापना दिवस मना रहा था 2021 में हमारा बांग्लादेश, तो उस समय भारत और बांग्लादेश के बीच यह अभ्यास हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक्यूरिन क्या है? भारत और मालदीव के बीच है, ठीक है। उसके बाद ला परेज, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो हमारा क्वाड देश है ना इसमें भाग लिया था, जो फ्रांस में आयोजित हुआ था। क्वाड में कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड में देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी को। कल पर्यटन दिवस पढ़े थे 25 जनवरी को। अब पर्यटन दिवस भी था, इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी था। अब 25 जनवरी को दोस्तों हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी था, ठीक है, याद रखिएगा। तो वहीं सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को और उसके अलावा गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को। देखिए विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ है। यहाँ पे ब्रुसेल्स में दोस्तों एक तो नाटो का मुख्यालय है, एक यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, ठीक है। यूरोपीय संघ का भी मुख्यालय है। इसका उद्देश्य है दोस्तों जो सीमा पे शुल्क लगता है ना इसको बढ़ाना, ठीक है। और इसका थीम ही रखा गया है सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन। यानी सीमा शुल्क में जो है ना आजकल तो हमारा ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो हर चीज़ क्या हो रहा है? डिजिटीकरण हो रहा है। तो इसी कारण इसका थीम रखा है सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन, ठीक है। उसके आगे वस्तु एवं सेवा कर किस सूची के विषय है? यानी जो GST आया था दोस्तों हमारा, तो ये किस सूची के विषय है? तो समवर्ती सूची के विषय है और यह अप्रत्यक्ष कर है। और इसके लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। अप्रत्यक्ष कर वह होता है जो हम लोग से नहीं लिया जाता प्रत्यक्ष रूप से। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, बिक्री कर हम लोग पढ़ते हैं ना, बिक्री कर, तो बिक्री कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर है। तो ये बिक्री कर दोस्तों हम कुछ खरीद रहे हैं। देखिए जब हम जैसे कि आयकर है दोस्तों, आयकर हमारा है तो आय हम जितना कमाते हैं उसका लगता है हमारा, ठीक है। आय जितना लगाते हैं उस पे लगता है। तो
ये हमारा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार लेती है, तो ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष। वहीं अप्रत्यक्ष जिसमें हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, यानी हम लोग कोई सी कंपनी को दे दिए और ये क्या कि सरकार को दिया, तो हो गया अप्रत्यक्ष कर। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। असम पहला राज्य था जिसने लागू किया, अंतिम जम्मू कश्मीर था। देखिए, विश्व वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 दिसंबर को किया गया था। यही स्टार्टअप दिवस पहली बार मनाने की घोषणा कब किया गया था, 16 जनवरी को। इसकी स्टार्टिंग हुआ था 16 जनवरी को। किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया है, तो देखिए स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल, स्पाइस का ही मतलब क्या होता है, मसाला, ठीक है, स्पाइसी। तो हम लोग कहते हैं कि भारतीय मसाला बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है, जिसकी स्थापना 1986 में हुआ था। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो अभी मंत्री है पीयूष गोयल, ठीक है। भारत का मसाला का निर्यातक उत्पादक एवं उपभोक्ता में प्रथम स्थान पर, यानी जो स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है वह कहाँ पे, किसने लॉन्च किया है, भारतीय मसाला बोर्ड ने। और वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसमें पीयूष गोयल है। भारत मसाला का निर्यात उत्पादक एवं उपभोक्ता में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। कार्डमम हिल कहाँ स्थित है, केरल में, जिसको मसालों की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, यानी पहाड़ों की कार्डमम जो हमारा है दोस्तों केरल में है, ठीक है। उसके बाद लौंग का जीआई टैग कहाँ मिला है, लौंग का जीआई टैग तक कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी एक प्रकार का मसाला है। किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए एक लोगो लॉन्च किया गया था। देखिए, राजनयिक संबंधों को लॉन्च करने के लिए दोस्तों एक लोगो को लॉन्च कौन सा किया है देश, तो इजराइल किया है, याद रखिएगा, इजराइल। किसने किया, इजराइल। देखिए, हमारा सबसे अच्छा संबंध किससे, एक तो रूस से, उसके बाद इजराइल से, इधर अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान में तो तालिबानी एथी हो गया है, फिर बांग्लादेश से, तो लेकिन ये हमारा जो है ना किसके साथ किया है, तो इजराइल के साथ। इजराइल भी बहुत अच्छा संबंध है हम लोगों का, हमारे देश के। उसके बाद 1992 में इसका राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था, ठीक है। इस साल 30वीं वर्षगांठ, यानी 30 साल इनका पूर्ण गया है, ठीक है, 30 साल इनका पूर्ण गया है। उसके बाद डेविड, देखिए इस लोगो लॉन्च किया गया उसमें क्या हुआ है कि जो अफगानिस्तान की फ्लैग है दोस्तों और इंडिया की फ्लैग है उसको एक साथ करके इसमें 30 लिख दिया गया है, ठीक है, 30। तो देखिए, अफगानिस्तान के फ्लैग पर डेविड का सितारा है, ठीक है दोस्तों, और अशोक चक्र भारत का है, ये दोनों को एक साथ कर दिया गया है। और इसमें 3 रंग दे दिए गए, एक तो केसरिया, एक हरा और एक उजला, जो भारत का रंग है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हेरॉन ड्रोन, जो भारत को किसने दिया था, इजराइल ने। हेरॉन ड्रोन भारत को इजराइल द्वारा दिया गया था, ठीक है। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है तो इजराइल में। एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए इजराइल एक ऐसा देश है ना जहाँ की इसके चारों ओर क्या है, सभी दुश्मन है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हमास जो है, हमास फिलिस्तीन का, तो ये एक संगठन है जो गाजा पट्टी, ठीक है, यहाँ पे गाजा पट्टी में हमास संगठन रहता है, जो अभी क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हमला हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इजराइल के एक मुख्य बात यह है कि जो हमारा भूमध्य सागर है ना दोस्तों, इससे भी सीमा टच करता है, ठीक है, भूमध्य सागर से। उसके बाद आगे, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है, तो दोस्तों याद रखिएगा कितने नए जिला, 13 नए जिला। देखिए, आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ था तेलंगाना से, तो उस समय आंध्र प्रदेश में मात्र 13 जिले थे, ठीक है, 13 जिले थे। तो अब आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे अब 26 गो। और 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुआ था, ठीक है, यानी अलग हुआ था। उसके बाद दोस्तों जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है, जो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, ठीक है। उसके बाद विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर भी आंध्र प्रदेश था, ठीक है, स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स में। उसके बाद जो 2021 में वन रिपोर्ट 17वां आया है दोस्तों, इसमें आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके अलावा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, जो सस्ती कीमतों पर जमीन उपलब्ध कराना, ठीक है।
कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 200 विश्व भूषण हरिश्चंद्रन जो यहाँ के राज्यपाल है इनको दिया गया। उसके बाद कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा हमारा हाल ही में किस राज्य ने भारत का सबसे पहला एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ड एटलस लॉन्च किया है, यानी भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ड यानी चिड़िया एटलस को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा केरल। कौन है? केरल। देखिए मालाबार तट है, केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी मोनोजाइट होती है इसमें थोरियम अयस्क की प्रचुरता होती है, ठीक है, थोरियम धातु की। थोरियम जो हमारा है, थोरियम की प्रमुखता होती है। उसके बाद 2015 से 20 तक यहाँ पे आंकड़ा जारी किया गया है, ठीक है। इस जो एटलस जारी किया गया इसमें 361 प्रजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। तो बस याद रखिएगा आप क्या कि बर्ड एटलस कौन राज्य जारी किया है? तो केरल ने, ठीक है। उसके अलावा रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक जो हमारे संकटग्रस्त जानवर होते हैं, चाहे जो हमारे ये रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। देखिए पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद सलीम अली जो केवलादेव नेशनल पार्क है इससे संबंधित है, ठीक है, यानी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये कहाँ से संबंधित है? केवलादेव से। हमने बताया था दोस्तों कि केवलादेव जो हमारा है इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइबेरियान पक्षी आते हैं प्रजनन के लिए, ठीक है। तो देखिए केवलादेव ठीक क्या बताए थे कि जहाँ देव रहेंगे वही तो स्वर्ग रहेगा। तो केवलादेव और कौन आ रहा है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जिसको सलीम अली इसी से संबंधित है, इसलिए इसे पक्षी मैन भी कहा जाता है, यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद नलवाना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों चिल्का झील में पक्षी का नाम है, ठीक है, यानी नलवाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील में एक पक्षी अभ्यारण्य है, उसका नाम है, ठीक है, यानी चिल्का झील जो है ना उसके अंदर एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये जो कि ओडिशा में है। आगे भारतीय फिल्म जय भीम और मराकर को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो पहले कुंजांगल गया था, अब जा रहा है जय भीम और मराकर, ठीक है, जय भीम और मराकर को कुंजांगल। आगे द लिटिल बॉय ऑफ इंडिया बुक लिखा है, यानी द लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। तो रस्किन बर्ड जो कि भारत के बहुत अच्छे क्या है लेखक है, तो द लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। इनका द ब्लू अम्ब्रेला भी इनका बुक है, याद रखिएगा, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बर्ड का, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बर्ड। और एक और अभी क्या पढ़े हम लोग कि द लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। आगे देख लीजिए, आगे हमारा है इंडोमिटेबल आत्मकथा। देखिए तो इंडोमिटेबल आत्मकथा दोस्तों अभी हाल ही में अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि पहले जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी क्या थी? अध्यक्ष थी। उसके बाद गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कौन लिखा है? तो धीरेन्द्र के झा। गांधी के हत्यारे द मेकिंग और नाथूराम गोडसे बुक धीरेन्द्र के झा। देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह कथकली नृत्य से है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2022 को पद्म श्री से सम्मानित कथकली नृत्यंगना का निधन हो गया। यह किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? ये कथकली से है, 2 बार हो गया है। और इनका नाम क्या था? मिलीना साल्विनी। क्या नाम है? मिलीना साल्विनी। देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको 2019 में पद्मश्री दिया गया था, ठीक है, 2019 में। और इटली की जन्मी हुई थी और नागरिकता फ्रांस की ली थी, लेकिन डांस कैसे करती थी? कथकली, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जो कि केरल का है, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ की नहीं थी, लेकिन ये कहाँ की थी? इटली में जन्म थी, फ्रांस की नागरिकता था, लेकिन इनको पद्मश्री दिया गया था 2019 में।
आगे पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया दोस्तों, ये कथक से है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और इनका जन्म लखनऊ से हुआ है, इसलिए लखनऊ घराना से है। और शास्त्रीय नृत्य दोस्तों 8 है हमारा, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य 8 है और शास्त्रीय भाषा हमारा 6 है। तो ठीक है, नृत्य 8 गो और भाषा 6 गो। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।